नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है क्लियर कट। बिहार में पहले चरण का मतदान कल है और राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से 121 सीटों पर वोटिंग है। सीधी लड़ाई जंगल राज वर्सेस विकास के नैरेटिव को लेकर है और ऐसे में वोटिंग से 20 घंटे पहले कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माहौल को एकदम से गर्मा दिया है। हाइड्रोजन बम फोड़ने के दावे के साथ राहुल ने आरोपों की शुरुआत 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव से की और उसे खींचकर 2025 के बिहार चुनाव तक ले आए। राहुल ने आरोप लगाया कि हरियाणा के बाद बिहार में भी सरकार चोरी करने का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जरा एक बार सुनिए पहले राहुल गांधी को। इन तीनों ने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है। और अब यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। तो एक दिन पहले ही आरजेडी के मुखिया लालू यादव ने दानापुर में ऐलान किया था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है और बड़े बहुमत से बनने वाली है और तेजस्वी सीएम बनेंगे। लेकिन उसके चंद घंटे बाद राहुल गांधी आए और उन्होंने पूरा गणित उलट कर रख दिया। एक तरह से महागठबंधन की हार का ऐलान कर दिया। पहले चरण की वोटिंग से पहले ही राहुल गांधी एक तरीके से मान गए कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है, महागठबंधन की सरकार नहीं आ रही। राहुल ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि बिहार में माहौल तो महागठबंधन का है लेकिन सरकार उनकी नहीं बनेगी। और क्यों? क्योंकि सरकार चोरी होने वाली है। राहुल ने इतना सनसनीखेज आरोप लगाने के लिए बड़े तरीके से माहौल बनाया। राहुल गांधी ने इससे पहले 7 अगस्त और 18 सितंबर को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तब कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगाया था और धांधली के बल पर चुनाव जीतने का एक तरीके से आरोप लगाया था बीजेपी पर। और आज राहुल गांधी ने दावा यह किया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी जो बीजेपी को जीत मिली है वो असल में धांधली के बदौलत ही मिली, वहां भी सरकार चोरी कर ली गई। 5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें ये फॉर्म नहीं देती। बिग पिक्चर क्या है हरियाणा के युवाओं? बिग पिक्चर है कि आपकी सरकार चोरी की गई है, चोरी की सरकार है, फेक सरकार है। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में, 25 लाख वोट चोरी। एक 8 में से एक वोटर चोरी का। 12.5% वोट चोरी थी हरियाणा में। तब भी कांग्रेस पार्टी सिर्फ 22,000 वोट से हारती है। तो राहुल गांधी ने वीडियो प्रेजेंटेशन के जरिए आरोप लगाते हुए जो बातें कही, बड़ी बड़ी बातें, उसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा में 3.5 लाख वोटरों का नाम लिस्ट से काटा गया है और 2 पोलिंग बूथ के वोटर लिस्ट में एक ही महिला के फोटो को 22 बार दिखाया गया है। एक असेंबली में एक ही महिला की फोटो पर 100 वोट डाले गए। राहुल का सबसे सनसनीखेज आरोप यह था कि ब्राजील की एक मॉडल ने हरियाणा चुनाव के दौरान 10 बूथ पर 22 बार वोट डाला। राहुल गांधी का कहना था कि राय विधानसभा के वोटर लिस्ट में 22 जगहों पर इस मॉडल की तस्वीर थी। राहुल राय विधानसभा के 22 वोटर कार्ड में जिस मॉडल की तस्वीर होने का दावा कर रहे हैं, चेक करने पर पता चला कि वो तस्वीर फोटोग्राफर मैथियस फरेरो की फ्री स्टॉक इमेज प्लेटफॉर्म unsplash.com पर अपलोड हुई थी।
और पहली बार ये तस्वीर 2 मार्च 2017 को अपलोड की गई थी और उसके बाद से इसे करीब 6 करोड़ बार देखा गया है और 4 लाख बार डाउनलोड भी किया गया है। राहुल के मुताबिक ये फोटो 22 वोटर्स की वोटर आई कार्ड पर सेम यही फोटो, इसी महिला की तस्वीर लगाई गई है। तो जब इसकी सच्चाई की पड़ताल भी, अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि यह बहुत ही संगीन आरोप है और इसकी पड़ताल भी जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जिन वोटर आई कार्ड पर यह तस्वीर है, क्या उस नंबर के वोटर असली हैं? और अगर ऐसा है तो यह मशीन एरर का भी मामला हो सकता है। वोटर लिस्ट में इसी तरह की गलतियों को मतदाता फॉर्म भरकर दुरुस्त भी करवाते हैं, उसमें सही फोटो लगवाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो वोटर हैं, आप याद करिए कि जब इस देश में पहली बार इस तरीके से वोटर आई कार्ड बनना शुरू हुआ था तो कितनी तरह की गड़बड़ियां थी वोटर कार्ड में। कई बार नाम गलत थे, कई बार तस्वीर गलत थी, कई बार आपके पिता, आपके पति या जो इस तरह के एड्रेस होते हैं वो भी गलत कई बार आ गए थे, लेकिन बाद में उसको दुरुस्त करवाया गया और उसकी एक प्रक्रिया है। तो यह बहुत मुमकिन है कि कई बार वोटर कार्ड पे जो फोटोग्राफ है वो गलत छप सकता है, लेकिन अगर जो वोटर है वो चाहे तो उसको जाकर के रेक्टिफाई करा सकता है, उसको दुरुस्त करा सकता है। वोटर आई कार्ड पर अगर ऐसी कोई तस्वीर है जो आपकी नहीं है तो आप अपनी पहचान साबित करके वोट भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका वोट, अगर वोटर आई कार्ड पर आपका फोटो गलत है तो आप वोट नहीं डाल सकते। आप अपनी सही पहचान साबित करके वोट भी डाल सकते हैं और ये एकदम सामान्य प्रक्रिया है। राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए वोटर लिस्ट की इन गलतियों पर सवाल भी उठाती रहती हैं, उसे दुरुस्त करवाते रहती है और एक सतत चलने वाली ये प्रक्रिया है। तो राहुल गांधी जो ये कह रहे हैं कि ये वोटर आई कार्ड पर एक ही महिला की तस्वीर 22 बार है, ये ठीक है, ये एरर है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये गलती नहीं है। अगर ऐसा है तो ये वाकई एक बड़ी गलती है, लेकिन यहां पर सवाल यह है कि जिन वोटर आई कार्ड पे ये फोटोग्राफ लगे हुए हैं, क्या वो महिलाएं भी फर्जी हैं? क्या वो वोटर आई कार्ड ही मौजूद नहीं है और एक विदेशी महिला की फोटो लगाकर गलत तरीके से फर्जी वोटर कार्ड बना दिए गए? सवाल यह है, अगर असल में वो महिला है और सिर्फ उसकी फोटो गलत है तो एक एरर है, क्लरिकल मिस्टेक है, जिसको कि दुरुस्त कराया जा सकता है और बहुत मुमकिन है कि जिनके वोटर आई कार्ड हो उन्होंने दुरुस्त भी कराया होगा। तो राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग ने इस बार भी इसी तरीके से लिया है और उसकी जो प्रतिक्रिया है वो जैसे पिछले 2 मौकों पर आई थी, इस बार भी चुनाव आयोग ने कमोबेश वही सारी बातें कही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के सारे आरोप गलत हैं, बेबुनियाद हैं और हरियाणा कांग्रेस ने वोटर लिस्ट को लेकर कोई आपत्ति कभी जाहिर ही नहीं की। किसी का भी वोट कोई दूसरा ऑनलाइन डिलीट करा ही नहीं सकता। वोटर लिस्ट में नाम डिलीट करने से पहले वोटर को सफाई का मौका दिया जाता है, अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। तो राहुल गांधी इस तरह के आरोप लगाकर जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और 2023 में महाराष्ट्र के आलंद विधानसभा में भी इसी तरह की कोशिश नाकाम की गई थी। चुनाव आयोग ने एफआईआर कर उस मामले में जांच भी की थी और चुनाव आयोग ने कहा है कि इस तरह की जो बातें कही जा रही है इसका कोई आधार नहीं। राहुल के आरोपों पर यह भी पूछा गया कि यदि पवन खेड़ा के नाम से 2 राज्यों में वोटर आई कार्ड हैं तो क्या राहुल के तर्क से वो भी 2 बार जाकर वोटिंग कर रहे हैं, दोनों राज्यों में जाकर वोटिंग कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी इन आरोपों को लगाकर एसआईआर का समर्थन नहीं कर रहे कि भाई डुप्लीकेट, मृत, स्थानांतरित मतदाताओं का नाम हटाया जाना चाहिए? क्योंकि अगर इसी की वजह से सारी गड़बड़ियां हैं और इसी को दुरुस्त करने की प्रक्रिया एसआईआर है, लेकिन राहुल गांधी तो इसका विरोध करते हैं। इसी को ठीक करने की जो प्रक्रिया है उसका राहुल गांधी विरोध करते हैं और दूसरी तरफ जो ये गलतियां हैं, ये जो गड़बड़ियां हैं, इस पर सवाल उठाते हैं। तो राहुल गांधी को तय करना चाहिए कि वो हैं किस तरफ। वो जो मतदाता सूची है उसमें साफ सफाई और उसको दुरुस्त किए जाने के पक्ष में है या कि इस तरह की गड़बड़ियों को बनाए रखने के पक्ष में।
अगर इस तरह की गड़बड़ियों को बनाए रखने के पक्ष में हैं वो, तो उनको ये सवाल नहीं उठाना चाहिए, और अगर वो सवाल उठा रहे हैं तो एसआईआर का समर्थन करना चाहिए। फिर इलेक्शन कमीशन ये भी कह रहा है कि कांग्रेस के पोलिंग एजेंट मतदान केंद्रों पर भी रहते हैं। ऐसा नहीं है, सारी पार्टियों के पोलिंग एजेंट रहते हैं, और अगर कोई फर्जी वोटर आईडी कार्ड लेकर वहां पहुंच भी जाएगा या कोई फर्जी वोटर वहां पहुंच जाएगा तो उस पार्टी के लोग आपत्ति भी करते हैं। तो राहुल गांधी की पार्टी को भी आपत्ति करनी चाहिए थी। राहुल गांधी के आरोपों पर हरियाणा चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया भी सामने आई। आयोग ने कहा है कि राहुल के आरोपों पर पूरे तथ्यों के साथ वो जल्द ही सामने आएंगे और सबका एक एक करके जवाब देंगे। राहुल के आरोपों पर हरियाणा के सियासी गलियारे से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, जरा वो भी जान लीजिए। हिमाचल में जब सत्ता में आए तो राहुल गांधी ने हिमाचल का उदाहरण क्यों नहीं दिया कि वहां क्या हुआ था? राहुल गांधी ने कर्नाटका का उदाहरण क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी अगर वोट चोरी की बात करते हैं तो फिर तेलंगाना का जिक्र क्यों नहीं किया? वहां चोरी नहीं हो सकती। ये मैं कोई बीजेपी के पक्ष की बात नहीं कर रहा। ये एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं दोनों पार्टी के। वोट चोरी होता होगा, लेकिन इसकी शुरुआत कांग्रेस ने करी। ये काम कांग्रेस ने शुरू किया। कांग्रेस को इन चीजों को लोगों के बीच में जाकर के कहने से पहले उन जो अपने किए हुए कुक्रम है उनके लिए माफी मांगनी चाहिए। तो अभय चौटाला हरियाणा की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है और वो भारतीय राष्ट्रीय लोकदल यानी कि INLD के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस से गठबंधन बनाने की अपील की थी। चुनावी नतीजों के बाद भी उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की वजह से बीजेपी की सरकार बनी और इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने समय रहते अगर गठबंधन कर लिया होता तो आज नतीजे कुछ और होते। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के पिछड़ने को लेकर तब हरियाणा कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने उन्होंने जो बातें कही थी उनके वीडियो वायरल हुए थे और उसके पीछे हुड्डा फैक्टर को गिनाया गया था। रणदीप सुरजेवाला, संपत सिंह, रेणुका बलाना, शमशेर सिंह गोगी और हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी कुमारी शैलजा तक, उन सब के बयान वायरल हो रहे थे। कुमारी शैलजा तो सार्वजनिक तौर पर प्रतिक्रिया दे रही थी। उस समय कांग्रेस के हार के बारे में लोग, इनकी पार्टी के लोग खुद क्या कह रहे थे, सुनिए जरा। शैलजा मैम, लगता है आपको आपको जो चीजें सामने आई वो नहीं होनी चाहिए तरह क्योंकि मेहनत बहुत हो रही थी मैम। नतीजे जो आए हैं ये होने थोड़ा ही चाहिए थे, क्यों हुए? नहीं मैम, जो चीजें हो रही थी मैम आपकी खींचतान को लेकर, ठीक है, समय पर चुप्पी भी साधनी पड़ती है। जब उनके नेता, कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि वो अपने वजह से हारे हैं और यहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो गया, इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं, इस तरीके के आप बात करेंगे तो कौन विश्वास करेंगे? तो आज राहुल गांधी हरियाणा चुनाव में सरकार चोरी का आरोप लगाने सामने आए तो ये सारे फैक्टर एक तरीके से भुला दिए गए। उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। यहां आज टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, और टाइमिंग क्या है? बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान के ठीक पहले उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया। हालांकि इसमें नया कुछ भी नहीं था, लेकिन राहुल गांधी खास तौर पर युवा वोटरों को अपील कर रहे थे, जेन जी वोटर जो बिहार चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। राहुल गांधी का फोकस इन युवाओं पर भी था। सुनिए क्या कह रहे हैं। देश के युवाओं को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं प्रूफ के साथ कि देखिए ये सबूत है। ये इलेक्शन कमीशन की लिस्ट है, हमारी लिस्ट नहीं है। ये बल्क वोटर्स हैं, ये इनकी लिस्ट है, हमारी नहीं है। ये फेक एंट्रीज हैं, ये इनकी है, हमारी नहीं है। ये हमारा है। तो हमारे पास यही रास्ता है कि हम देश के युवाओं को बताएं कि जिस सिस्टम पे आप भरोसा करते हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसके बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो सच्चाई नहीं है, वो झूठ है।
India's democracy has been destroyed. And this is 100% proof that I have given you, and we have given you in Madhepura, and we have given you in Aland, that it has been destroyed. Right? So, मैं यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं, हिंदुस्तान के तो बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल समेत कई देश ऐसे हैं जहां पर कि जेनजी आबादी की वजह से ही तख्ता पलट की घटनाएं हुई और लगता है कि राहुल गांधी उसी फैक्टर को ध्यान में रखकर बिहार में मतदान से ठीक पहले जेनजी वोटों को स्विंग होने की उम्मीद बांधे हुए हैं। राहुल ने बिहार में हरियाणा के चुनावी नतीजे दोहराए जाने की बात कही, तो उसके पीछे नैरेटिव सेट करने की कोशिश है कि बिहार में जंगल राज वर्सेस सुशासन की लड़ाई है ही नहीं, वहां वोट चोरी का खेल होने वाला है। वोटरों के नाम डिलीट करके ये सब किया जा रहा है और राहुल ने इसके लिए 5 लोगों को मंच पर पेश किया। बताया गया कि ये सारे लोग बिहार की जमुई सीट के धर्मपुरी इलाके से हैं और वोटर लिस्ट से इनका नाम डिलीट कर दिया गया है। हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। हमारे गांव के शिक्षक ही है, वहीं बीओलो वाले जो है वहीं पढ़ाते हैं, उनसे जाकर के सामने से बात किए हैं कि सर मेरा नाम अभी तक जुड़ा नहीं, तो बोले इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और उसमें लिख दिया है कि अनुपस्थित के कारण तुम्हारा नाम काट दिया गया। सर मेरे गांव में लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो वोटर लिस्ट से गायब 187 लगभग हुआ है। 187 लोग काटे गए हैं। और अगर न्यू वोटर को ऐड कर दिया जाए सर, तो वो 300-350 लगभग हो जाएंगे, क्योंकि 150 न्यू वोटर जोड़ना था जिसे जोड़ा नहीं गया। तो ऐसा बात है सर। तो दैट इज द रियलिटी ऑफ बिहार। तो यहां पर आपको यह भी याद रखना चाहिए कि बिहार में वोटर लिस्ट के नाम कटने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है और वोटर लिस्ट की ड्राफ्ट में 65 लाख नामों की जांच की गई थी जो डिलीशन के दायरे में थे, और उनमें से 48 लाख नाम हटाए गए और 21 लाख नए नाम जोड़े गए। यहां आपत्ति दर्ज करने और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 31 दिन का समय दिया गया था। सवाल तो यह भी है कि राहुल ने जमुई के जिन वोटरों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाकर खड़ा किया, जमुई के कांग्रेस के चुनावी टीम ने उनके मामले को समय रहते क्यों नहीं उठाया? 31 दिन तक अगर आपके साथ आपका नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है या कोई गलत नाम, कोई गलत एंट्री अगर वोटर लिस्ट में आ गई है, तो आपके पास 1 महीने का समय था उसको ठीक कराने का। लेकिन अगर आपने नहीं किया या आपकी पार्टी के लोगों ने आपकी मदद नहीं की, वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं जुड़वाया, भाई सभी पार्टियों के बीएलओ के साथ साथ पार्टियों के लोग भी तो काम कर रहे थे बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में। तो क्या उनको सिर्फ हाइड्रोजन बम वाली राजनीति के लिए बचाकर रखा गया और सिर्फ इसके लिए उनको चुनकर लाया गया? इसलिए उनका नाम नहीं जुड़वाया गया कि ताकि बाद में जाकर इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किया जाएगा। सवाल राहुल गांधी पर यह भी है कि चुनाव आयोग दोनों मौकों पर कह चुका है कि राहुल अपने आरोपों का सत्यापन करें, लेकिन राहुल पब्लिक में आकर आरोप लगाकर गायब हो जाते, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते कभी। और इस बार तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सीधे सीधे लपेट लिया। Look, Supreme Court is watching. Supreme Court, the highest court in the country, is watching. They have seen Madhepura presentation, they have seen Anand presentation, and now they have seen Haryana presentation. ये दिख रहा है सबको. It is not hidden. तो मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट की एक तरीके से विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा रहे हैं, और ये सब हाथों में संविधान की कॉपी लेकर कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग पर उंगली उठाते उठाते राहुल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, और ये बात चौंकाने वाली। जहां तक बेसिर पैर के आरोप लगाने की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को कई बार इसको लेकर पहले भी फटकार मिल चुकी है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के चक्कर में राहुल ने लगता है फिर से दोबारा वही गलती कर दी। जिस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपनी राजनीति में घसीटा है, इस पर उन्हें दोबारा अगर फटकार मिल जाए तो यह भी कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी।
और क्लियर कट में अब बारी है अगली खबर का और आपको यह बताने का कि बिहार में जंगल राज रिटर्न्स के वायरल गानों पर तेजस्वी वोटिंग से पहले क्यों चुप्पी साधे हुए। तो अब से चंद घंटे बाद बिहार में पहले चरण की वोटिंग शुरू हो जाएगी और 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। लेकिन पहले दौर के प्रचार के दौरान बिहार की चुनावी राजनीति में बहुत दिनों के बाद जंगल राज के साथ साथ कट्टा और दोनाली जैसे शब्द भी खूब सुनाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव जंगल राज से पीछा छुड़ाने की चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन ऐसा लगता है कि जंगल राज तेजस्वी का पीछा नहीं छोड़ेगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये समझने के लिए आगे जो मैं सुनाने वाला हूं उसको जरा गौर से सुनिए। तो पहले दौर का प्रचार खत्म होने से पहले समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर में आरजेडी की रैली थी और रैली में जमा भीड़ बेसब्री से तेजस्वी यादव का इंतजार कर रही थी। मंच सजा हुआ था और आरजेडी के नेता फूल माला लेकर तैयार थे। लेकिन तेजस्वी यादव के आने से पहले एक छोटे से बच्चे ने जो कहा वो कोई गीत या कविता नहीं बल्कि आरजेडी की राजनीति का आईना था। एक बार फिर गौर से सुनिए और फिर आपको मैं बताता हूं कि बच्चा कह क्या रहा है और उसके मायने क्या है। तो जो ये बच्चा कह रहा है उससे अगर आसान भाषा में समझे तो बच्चा ये कह रहा है कि बाबू हमारी चलाई हुई गोली और तेजस्वी भैया की कही हुई बोली कभी खाली नहीं जाती। और ये लड़की लाठी लेकर हम घूमते हैं तो हमको गवार कहती हो, जीतने दो तेजस्वी भैया को, फिर हम कट्टा लेकर घूमेंगे तो कहोगे कि हम रंगदार हैं। ये शब्द उस बच्चे के मुंह से निकल रहे हैं जिसकी उम्र बमुश्किल 10 साल होगी भाई, उसके दूध के दांत भी नहीं टूटे होंगे, लेकिन उसकी बोली सुनिए। वो बच्चा कट्टा लेकर घूमने की बात कह रहा है। आप कहेंगे कि अरे बच्चा है, खामखा आप तिल का ताड़ बना रहे हैं। लेकिन जरा गौर से सोचिए कि तेजस्वी यादव घूम घूम कर बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, घर घर नौकरी से लेकर उद्योग धंधे की बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को वो बात नहीं धस रही। बच्चा वो बात नहीं दोहरा रहा कि तेजस्वी भैया आएंगे तो देखना मैं बच्चे अच्छे स्कूल में जाऊंगा, मैं पढ़ लिख कर कलेक्टर बनूंगा, मैं एसपी बनूंगा, डॉक्टर इंजीनियर बनूंगा। नहीं कह रहा है। क्यों नहीं कह रहा है भाई? क्योंकि उसे पता है कि शायद उन बातों पर उसे भीड़ और मंच पर मौजूद नेताओं से उतनी शाबाशी नहीं मिलेगी जितनी कट्टा वाली बात पर मिलेगी। और ये बात बिल्कुल सच भी है, क्योंकि 10 साल का मासूम बच्चा जब भरी सभा में तेजस्वी से के सत्ता में आने पर कट्टा लेकर घूमने की बात कह रहा है तो मंच पर मौजूद नेता उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, उसकी बजाय बच्चे को शाबाशी दे रहे। भाई फूल माला पहना रहे थे, देखिए माला पहन के खड़ा है बच्चा, और सामने बैठी आरजेडी समर्थकों की भीड़ उसका क्या होता, तालियां पीट रही थी। चलिए बच्चा था, बोल गया कुछ ऐसा जो नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मंच पर बाकी लोग तो समझदार थे, उन्होंने भी नहीं रोका उसको। यानी वो भी यही चाहते थे कि मैसेज वही जाए जो बच्चा कह रहा है। बाद में कह देंगे कि अरे बच्चा था, बोल गया, कुछ भी, क्या बात हो गई। और अगर ऐसा नहीं होता तो आरजेडी को लेकर एक नहीं तमाम भोजपुरी के फूहड़ गाने वायरल हो रहे हैं, खूब लोकप्रिय हो रहे हैं कि तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे तो उनके कार्यकर्ता क्या क्या करने वाले हैं। इसको लेकर तमाम गाने बन गए हैं, कैसे कैसे मंसूबे पाले जा रहे हैं उसकी एक झलक देखिए जरा। तो बिहार की चुनावी लड़ाई में से तमाम गाने जिसमें कट्टा, छर्रा, दोनाली जैसे शब्दों का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी एक तरफ जहां तेजस्वी शिक्षा, रोजगार और नौकरी जैसे मुद्दे उठा रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के समर्थक
सत्ता मिलने पर खुलेआम कट्टा दोनाली लहराने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल तो उठेगा ना कि आरजेडी के समर्थकों को ऐसे गीत बनाने का हौसला कहां से आता है भाई। और उससे भी बड़ी बात यह कि आरजेडी और तेजस्वी कभी खुलकर ये क्यों नहीं कहते कि इस तरह के गाने बनाकर उन्हें और उनकी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी यही चाहते हैं कि विकास और नौकरी की बातें मंच से तो होती रहेगी, वो मंच पे ही ठीक लगती है। कार्यकर्ताओं का जोश तो इसी तरह के गानों से बढ़ता है और इसलिए अगर ये बज रहा है तो बजने दो। हम ये नहीं कह रहे कि बिहार को जंगल राज के दौर का ट्रेलर दिखाने वाले गाने आरजेडी की सहमति से बनाए जा रहे होंगे, लेकिन सच्चाई यह भी है कि ऐसे गीतों को लेकर तेजस्वी यादव ने आज तक एक शब्द नहीं कहा है। वो भी तब जब तेजस्वी जानते हैं कि ऐसे ही कार्यकर्ताओं की वजह से पार्टी की इमेज खराब होती रही, ऐसे ही गानों की वजह से बीजेपी के जंगल राज के नारों को धार मिलती रही और इस चुनाव में भी मिल रही। आरजेडी को घेरने के लिए बीजेपी ने 10 साल के बच्चे के कट्टे वाले गीत को फटाक से लपक लिया और बीजेपी ने समस्तीपुर में रैली का वीडियो एक्स पर पोस्ट किया और आरजेडी पर निशाना साधते हुए लिखा कि आरजेडी जब भी सत्ता में आई, बच्चों को कलम की जगह कट्टा पकड़ाया गया। बीजेपी के नेता तो चुनावी रैलियों में जंगल राज का मुद्दा उछालते ही रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी कई रैलियों में कट्टा और दोनाली जैसे शब्दों के जरिए आरजेडी को कटघरे में खड़ा किया। 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर की रैली में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, एक बार जरा सुनिए उसको फिर। मैं 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा है कि नहीं है? कट्टा, क्रूरता है कि नहीं है? कटुता है कि नहीं है? कुशासन है कि नहीं है? करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? आरजेडी की पहचान है कि नहीं है? तो प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर आरजेडी कह रही है कि पीएम के मुंह से कट्टा वाली बात शोभा नहीं देती, लेकिन सच तो यह भी है कि आरजेडी की प्रशंसा में लिखे जा रहे भोजपुरी गीत कट्टा और दोनाली से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे। बिहार में यादव राज की भविष्यवाणी करते हुए दर्जन भर भोजपुरी गाने आरजेडी समर्थकों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। एक गाने के बोल देखिए, जब तेजस्वी सरकार बनतो तब यादव रंगदार बनतो। इसमें कट्टा लहराते नौजवान डांस कर रहे हैं, उनका पूरा वीडियो है और जिसे एनडीए गुंडागर्दी का प्रतीक बता रहा है। एक बार उसकी भी झलक देखिए। तो बिहार की धरती पर, या यूं कहें कि वहां की राजनीति में हमेशा से लोक कला और जातीय गर्व का तड़का लगता रहा है, लेकिन जब एक तरफ आप बिहार बदलने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ वही जंगल राज का कट्टा और दोनाली आपके कैंपेन के केंद्र में होगा, तो आपकी बात लोगों को कितना धसेगी, आप खुद सोच सकते हैं। और इस बार बिहार चुनाव में सिर्फ भोजपुरी के फूहड़ गीत ही नहीं है जिस पर तेजस्वी घेरे जा रहे हैं। दोनों भाइयों के रिश्ते भी इस बार चुनाव में लोग खूब चटकारे लेकर इस पर चर्चा कर रहे हैं। और आज तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की एक और दिलचस्प तस्वीर भी सामने आ गई है। पहले देखिए और फिर आगे का किस्सा बताता हूं। तो दरअसल पटना एयरपोर्ट पर तेज प्रताप मौजूद थे और ठीक उसी वक्त तेजस्वी यादव भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन दोनों के बीच सलाम दुआ सलाम तो छोड़िए, बातचीत भी नहीं हुई। और इस दौरान तेज प्रताप एक तरीके से उम्मीद भरी निगाहों से तेजस्वी की तरफ देखते जरूर दिखे, लेकिन दोनों भाइयों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। हालांकि जब दोनों रनवे की तरफ बढ़े तो वहां तेजस्वी का हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था और तेज प्रताप बस के अंदर मौजूद थे। फिर क्या हुआ वो भी आपको एक बार देखना चाहिए। तो ये वीडियो यूट्यूबर समदीश भाटिया के चैनल अनफिल्टर्ड बाय समदीश पर दिए गए तेज प्रताप के एक इंटरव्यू का हिस्सा है और जिसमें दोनों भाइयों के बीच बढ़ती हुई दूरी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। वैसे बिहार के सबसे बड़े सियासी घराने में दो भाइयों के बीच की लड़ाई पहले ही जमीन पर आ चुकी है और 3 दिन पहले तेजस्वी यादव ने महुआ में तेज प्रताप के खिलाफ जमकर बैटिंग की थी। तेजस्वी ने कहा कि पार्टी से ऊपर कोई नहीं होता और महुआ में मुकेश रोशन को टिकट देकर लालू यादव ने भेजा है।
चाहे कोई आए कोई जाए, पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता। पार्टी ही माई बाप, पार्टी है तो सब है। इस पर पलटवार करते हुए तेज प्रताप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अपनी बात रखी और तेज प्रताप ने तेजस्वी को नादान बताया और लिखा कि किसी भी पार्टी से बड़ी होती है जनता, पार्टी से बड़ी जनता मालिक होती है। और तेज प्रताप ने तेजस्वी को नादान और जनता को मालिक यूं ही नहीं बताया है। लालू की सियासी विरासत को लेकर दो भाई आमने सामने हैं। महुआ में तेज प्रताप यादव आरजेडी के उम्मीदवार मुकेश कुमार रोशन के खिलाफ मैदान में हैं और यह कहना गलत नहीं होगा कि इस चुनाव में सीधे तौर पर दोनों भाइयों की प्रतिष्ठा की भी जंग है और कौन जीतता है, किसे शिकस्त मिलती है, तो 14 नवंबर को पता लगेगा। लेकिन जिस तरीके से इन दोनों भाइयों के बीच एक तरीके से जंग दिखाई दे रही है, लड़ाई दिखाई दे रही है, उसकी भी बिहार के चुनाव में खूब चर्चा हो रही है इस बार। तो क्लियर कट में अब अगली खबर की बात करते हैं और आपको बताते हैं कि देव दीपावली त्योहार से वाराणसी का नाम क्यों खास तौर से जुड़ता है। तो आज कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली की रात। ये सनातन का वो त्योहार है जिसमें मान्यता है कि देवता भी आज दिवाली मनाते हैं। स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं यूपी के वाराणसी की तस्वीरें, जिसका देव दीपावली से युगों पुराना नाता है। वाराणसी में गंगा के घाट पर आज भव्य और दिव्य माहौल है। वाराणसी के सभी 80 घाट फूलों और लाखों दियों से सजाए गए, रोशनी से जगमगा रहे हैं। 80 दशाश्वमेध, पंचगंगा, नमो घाट, चेत सिंह घाट, इन घाटों को खास तौर पे सजाया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देव दीपावली के पर्व में शामिल होने के लिए वाराणसी पहुंचे। लेकिन देव दीपावली का ऐसा माहौल वाराणसी में ही क्यों जम रहा है? देश में और भी तो कई दूसरे तीर्थ स्थान हैं, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सनातन में के धर्म ग्रंथों में दर्ज है। देव दीपावली की कहानी स्कंद पुराण और शिव पुराण से जुड़ती है। जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर से प्रताड़ित देवताओं को मुक्ति दिलाई थी, त्रिपुरासुर का वध किया था और पुराणों के मुताबिक दैत्य त्रिपुरासुर ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया था और वरदान मिलने से त्रिपुरासुर को सिर्फ उसी समय मारा जा सकता था जब सूर्य, चंद्र और अग्नि का एक दुर्लभ संयोग बने। और इस ताकत के अहंकार में त्रिपुरासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था और तब स्वयं भगवान शिव ने अपने प्रचंड पिनाक धनुष से एक बाण चलाकर त्रिपुरासुर के 3 अभेद्य नगरों यानी कि स्वर्ण, रजत और लौह नगरी का नाश कर दिया था। वाराणसी की पहचान गंगा और गंगा घाटों से होती है, लेकिन बात जब देव दीपावली की होती है तो इन घाटों की खूबसूरती में जैसे 4 चांद लग जाता है। और आज देखिए कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और सूरज की ढलती किरणों के साथ वाराणसी के जो घाट है वो असंख्य दियों से इस वक्त रोशन हो रहे हैं। घाटों के चारों तरफ जो आस्था की जो दीपक है वो इस वक्त जल रहे हैं और सिर्फ एक घाट ही नहीं बल्कि वाराणसी के सभी 84 घाटों पर कुछ इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं और हर तरफ आस्था का जो जोश है वो इस वक्त सुनाई पड़ेगा। आप देखिए कि किस तरह से जो असंख्य दिए हैं वो इस वक्त वाराणसी के गंगा घाटों पर टिमटिमा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वाराणसी के जो अर्धचंद्राकार घाट हैं उन्होंने दीपों की एक तरीके से लड़ियां पहन रखी है, दीपों की माला पहन रखी है। बहुत सारे लोग इस खास पल को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और लगभग अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 15 से 20 लाख लोग वाराणसी के सभी 84 घाटों पर इस वक्त पहुंचे हैं। बहुत सारे सैलानी हैं, उनसे भी बात करेंगे कितना आप लोग को इंतजार होता है, क्योंकि दीपों की ये लड़ियां किस तरीके से मन में भाव पैदा करती हैं। इंतजार की बात तो आप ऐसा समझिए कि आज जो कार्तिक पूर्णिमा का दिन होता है हम ऐसा मानते हैं कि भगवान भी आज काशी की धरती पर आते हैं, तो ये अपने आप में दीपावली से भी बड़ा उत्सव है काशी वालों के लिए। और आज के दिन घाट पर आना और लाखों दीपों से सजा। तो देव दीपावली की इस रात्रि पे वाराणसी या यूं कहें कि काशी एकदम अलौकिक और दिव्य दिखाई दे रही है। और अभी तो शाम का समय है, जैसे जैसे रात्रि और बढ़ेगी ये जो अलौकिक दृश्य है वो और भी देखने लायक होगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि त्रिपुरासुर के वध के साथ ही भगवान शिव का जो नाम है त्रिपुरारी, वो त्रिपुरारी नाम भी उनको इसी से मिला जब उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया।
और उसी के बाद देव दीपावली मनाने की जो परंपरा है उसकी शुरुआत हुई और जिसका कि अलौकिक और दिव्य स्वरूप आज आप काशी में देख रहे हैं। तो आज क्लियर कट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए नवभारत का एजेंडा।